नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, राज्यसभा का चुनाव 10 जून को होना है। वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है। कई राज्यों की 57 सीटों के लिए राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। सियासी बिसात बिछने लगी है। चुनावी शतरंज पर शहमात का खेल अब शुरू हो गया है। हर पार्टी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। बीजेपी की हालत मजबूत दिख रही है, लेकिन कैसे कांग्रेस की उलझन भारी है। कैसे कई राज्यों में निर्दलीय कांग्रेस उम्मीदवारों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, यह आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के शोर के बीच एक सर्वे सामने आया है जो बता रहा है तमाम परेशानियों के बीच देश की जनता का मोदी सरकार का काम पसंद आया है। करीब 62% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर मोहर लगाई है। मैं आपको सर्वे के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वहीं मेरे हिंदुस्तान की सेना की ताकत बढ़ाएगी अस्त्र मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने करीब 3000 करोड़ रुपए की अस्त्र मिसाइल भारत की ही बीडीएल कंपनी से खरीदने की डील की है। कैसे डील आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ा रही है, यह मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश तक पहुंचाता हूं। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जंग पर ब्रेक लगता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बमबाजी तेज कर दी है। मारियुपोल के बाद यूक्रेन के दूसरे शहरों पर रूस कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रहा है। इसी बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मौत का दावा भी किया है। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 100 दिन होने जा रहे हैं। पुतिन रुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। दोनों की जिद ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। पुतिन की सनक ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। चारों तरफ मौत का तांडव जारी है। यूक्रेन की जर्जर इमारतें, खून से सनी सड़कें और सड़कों पर पड़ी इंसानों की लाशें इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि इस रक्त रंजित युद्ध का रुकना अभी संभव नहीं है। बल्कि यूक्रेन के समर्थन में उतरे नाटो ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिम और पुतिन आमने सामने हैं। पश्चिमी देशों के यूक्रेन के समर्थन में खड़े होने पर एक बार फिर रूस ने नाटो को धमकी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त लहजा अख्तियार करते हुए कहा, अमेरिका की तरह फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके गलती कर रहे हैं। अगर उन्होंने सप्लाई बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। उनकी दखल अंदाजी से यूक्रेन में हालात और ख़राब हो सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते यूक्रेन को हथियारों की एक और शिपमेंट भेजने की घोषणा कर सकते हैं। इस शिपमेंट में कई लॉन्ग रेंज मिसाइल और आर्टिलरी भेजी जा सकती है। अमेरिका और नाटो के जरिए यूक्रेन को भेजी जा रही हथियारों की खेप से खपा रूस और आक्रामक होता जा रहा है। रूस ने केंद्रीय यूक्रेनी शहर निप्रो के एक सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त हमला किया है। हमले में करीब 12 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए। जंग की शुरुआत से अब तक निप्रो रूस के हमले से बचा हुआ था। लोग पूर्वी शहर से भागकर वहां पर शरण ले रहे थे, मगर जेलेंस्की पुतिन के बम और बारूद से अपने निप्रो को बर्बाद होने से नहीं बचा सके। कीव, खार्किव, दोनबास और मारियोपोल समेत तमाम शहर यूक्रेन की सेना के कब्रगाह बने हुए हैं। पुतिन के पावरफुल हथियार यूक्रेन में हाहाकार मचाए हुए हैं। पुतिन की मिसाइलों ने पश्चिम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड के क्षेत्रीय हेड ने बताया कि इस्कंदर मिसाइल से एक नेशनल गार्ड ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। इसमें करीब 10 लोगों की मौत हुई और 25 से 30 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना ने रेलवे हब शहर लाइमन पर कब्जा कर लिया और सीवी एरोडोनॉट शहर के ज्यादा हिस्से को घेर लिया है। और साथ ही कीव की सेना हफ्ते भर से मॉस्को के हमले का सामना कर रही थी। अभी भी पूर्वी डोनबास में डिफेंसिव लाइन रखी है। इसके बावजूद दो प्रमुख मोर्चों पर रूस की सेना ने हाल के दिनों के अपनी ताकत दिखाई है और हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। रूस और यूक्रेन में विभत्स होते वॉर के बीच एक खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। व्लादिमीर पुतिन की तबीयत को लेकर कई एजेंसियों के अलग अलग दावों के बीच ब्रिटेन की गुप्त एजेंसी MI6 का दावा हैरान और परेशान करने वाला है। MI6 की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुतिन की मौत हो चुकी है और एक हमशक्ल ने सार्वजनिक समारोह में उनकी जगह ले ली है। पुतिन के साथियों को उनकी मौत के रहस्य को दुनिया से हफ्तों और महीनों तक छुपा कर रखना होगा। ब्रिटेन की गुप्त एजेंसी के दावे ने दुनिया को चौंका दिया है। सूत्र ने डेली स्टार को बताया, पुतिन बेहद बीमार हैं और अगर उनकी मौत हो जाती है तो इसे कई हफ्तों तक या कई महीनों तक के लिए गुप्त रखा जाएगा। इसकी भी संभावना है कि वो पहले ही मर चुके हैं। इसका पता लगाना असंभव है। माना जा रहा है कि पुतिन ने अस्वस्थ रहने के दौरान अपने हमशक्लों का इस्तेमाल किया है और अब क्रेमलिन भी यही कर रहा है। पुतिन वरिष्ठ अधिकारियों के एक छोटे से ग्रुप के प्रमुख हैं जो उनसे पूरी तरह वफादार हैं। सूत्र के हवाले से खबर में कहा जा रहा है कि पुतिन के करीबियों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि उनकी मौत की खबर बाहर आते ही रूस में तख्ता पलट हो सकता है और रूसी जनरल यूक्रेन से सेना को वापस बुला लेंगे। पुतिन की मौत उन्हें कमजोर और सत्ता से बेदखल कर देगी। इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि ये पुतिन को जिंदा बताएं। करीब 2 हफ्ते पहले एक रूसी व्यवसायी और क्रेमलिन के करीबी ने दावा किया था कि पुतिन ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और बेहद बीमार हैं। यूक्रेन हमले से पहले उनकी सर्जरी हो चुकी है। MI6 का कहना है कि पुतिन के गिरते स्वास्थ्य के कारण उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है। वो क्रेमलिन को अव्यवस्था और अराजकता में झोंक रहे हैं।
ब्रिटेन की गुप्त एजेंसी MI6 के दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त आने के साथ ही सामने आएगा। मगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले जा रहा है, जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन भेजा है। दोनों नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ईडी ने इससे पहले केजरीवाल के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को भी निशाने पर ले चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर चुकी है सत्येंद्र जैन को। अचानक ईडी की कार्रवाई बढ़ने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लगातार खलबली मची है। केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है और बदले की भावना से इस कार्रवाई को बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे रूटीन कार्रवाई बता रही है। पहले सत्येंद्र जैन, अब सोनिया राहुल। ईडी नोटिस पर पॉलिटिक्स हाई। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों से 8 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी। अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में रहे तो वो भी पूछताछ के लिए जाएंगे। दरअसल ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच में दोनों नेताओं को शामिल होने को कहा है। इस केस में ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को 12 अप्रैल को जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर करीब 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला करीब 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा है। उनकी गिरफ्तारी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि जिन कंपनियों का नाम सामने आया है उनसे सत्येंद्र जैन ने मार्च 2013 में ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। कांग्रेस ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी होने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि तानाशाह सरकार डर गई है, लिहाजा बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। बीजेपी अध्यक्षा सोनिया राहुल पर तंज। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने सोनिया राहुल पर तंज कसा और कहा कि अगर चेहरा गड़बड़ है तो आईना साफ करने से फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने देखा कि कोई मुस्लिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुस्लिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं। वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते?
तो इसलिए नहीं करते हम क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला दरअसल है क्या। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पेत्रोदा पर आरोप लगाए थे। स्वामी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए गलत तरीके से इसका अधिग्रहण किया गया और कांग्रेस नेताओं ने 2000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति हथिया ली। दरअसल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन 2014 में ईडी की ओर से शुरू की गई। कांग्रेस इस मामले को लेकर कहती रही है कि यंग इंडिया लिमिटेड का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि इसका गठन चैरिटी के लिए किया गया है। बहरहाल ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस बदले की भावना से प्रेरित बता रही है, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के नोटिस से फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन पूरा हो गया है। इस चुनावी विसात के आखिरी वक्त में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार उतर गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस की सांसें अटका दी हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने राजस्थान हरियाणा का समीकरण का खेल बदल दिया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कांग्रेस के लिए यह राह आसान नजर नहीं आ रही। राज्यसभा को लेकर बिसात भिड़ चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख निकल चुकी है और राज्यसभा के रेस में दौड़ रहे उम्मीदवारों को इंतजार 10 जून का है। इसी दिन वोटिंग और काउंटिंग होगी। हालांकि 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। कुछ राज्यों में राज्यसभा के नतीजे करीब करीब साफ हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर फाइट तगड़ी हो रही है। खासकर चुनावी मैदान में मीडिया बैरन के उतरने के बाद कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को निशाने पर लिया है। एक हमारे मित्र निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान की राज्यसभा में खड़े हैं, पर उनके नामांकन पत्र पर किसी निर्दलीय विधायक के दस्तखत ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दस्तखत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 30 वोट स्पेयर हैं, तो 30 से 41 वोट कैसे बनेंगी? क्योंकि उनके पास तो कोई और वोट है नहीं और सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। तो ऐसे में क्या यह सच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की भाजपा सरकार एक बार फिर मंडी लगाकर प्रजातंत्र की बोली लगा रहे हैं? 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने को हैं। ऐसे में चुनावी शतरंज पर शहमात का खेल शुरू हो गया है। राज्यसभा के रेस जीतने के लिए बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है और इसी वजह से बीजेपी ने अपने कर्णधारों को चौकन्ना कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने चुनाव संबंधी कई राज्यों के प्रभारी को नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा के लिए
गजेंद्र सिंह शेखावत, कर्नाटक के लिए जी किशन रेड्डी और महाराष्ट्र के लिए अश्वनी वैष्णव प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को उच्च सदन में भेजने की रणनीति बना रही है। यही वजह है कि बीजेपी निर्दलीय और अतिरिक्त उम्मीदवारों के जरिए बड़ा खेल करने की जुगत में जुटी है। सबसे दिलचस्प चुनाव राजस्थान में होने जा रहा है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और यहां से 4 उम्मीदवार राज्यसभा जा सकते हैं। आंकड़े बताते हैं 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 1 सीट पर चुनाव हो सकता है। इसी 1 सीट को लेकर बीजेपी ने बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पूरा खेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको राजस्थान में राज्यसभा का पूरा समीकरण समझाते हैं। विधायकों की कुल संख्या में 100 का गुणा करते हैं। राजस्थान में कुल विधायकों की संख्या 200 है। 200 और 100 में गुणा करने पर 20,000 हुआ। अब इसमें राज्यसभा की सीट +1 से इसमें डिवाइड करते हैं। 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी 4 + 1 यानी 5 से भाग देते हैं। 20,000 में 5 से भाग करने पर कुल 4,000 होते हैं। 4,000 में 1 जोड़ देने पर 4,001 हो जाता है, क्योंकि एक विधायक के पास 100 वोट है। ऐसे में जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ राजस्थान में कैसे पार्टी फंस गई है, इसका समीकरण आपको समझाते हैं। 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 108 है। एक सांसद बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद आसानी से बन सकते हैं। तीसरा सांसद बनाने के लिए 15 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। बीजेपी ने मैदान में केवल घनश्याम तिवारी को उतारा है। ऐसे में पार्टी के पास 30 विधायकों के वोट बच जाते हैं। अब असली खेल मीडिया मुगल सुभाष चंद्रा के मैदान में आने से शुरू हो गया है। सुभाष चंद्रा को बीजेपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। राजस्थान में कांग्रेस लंबे वक्त से अंतरकलह से जूझती आ रही है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जंग आए दिन देखने को मिलती है। और तो और पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है। तीनों बाहरी नेता हैं और इसी बात को हवा बीजेपी दे रही है, जबकि सुभाष चंद्रा खुद को राजस्थान का बेटा बता रहे हैं, क्योंकि वो उनका जन्म स्थान है। सुभाष चंद्रा की एंट्री के बाद निर्दलीय विधायकों को साधने की कोशिश जारी है। राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव के लिए कांटे की टक्कर दिख रही है। हरियाणा में भी बीजेपी के खेल से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पर 2 सीटों पर चुनाव होना है। हरियाणा में कुल विधायकों की संख्या 90 है। फॉर्मूले के हिसाब से एक सांसद चुनने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के 40 और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, यानी चुनाव में 19 विधायकों के वोट बच जाएंगे। संयोग से कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। अगर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई या किसी का वोट अमान्य हो गया
तो कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की सीट फंस जाएगी। कार्तिकेय शर्मा बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। कार्तिकेय शर्मा को जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र में भी चुनाव दिलचस्प हो गया है। सूबे में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को उतारकर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव होना है। फॉर्मूले के हिसाब से एक सांसद चुनने के लिए 42 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। महाविकास अघाड़ी 3 सीटें आसानी से जीत लेगी, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें आसानी से चली जाएगी। 2 सांसद बनने के बाद बीजेपी के पास 22 विधायक बचेंगे, जबकि 3 सांसद चुनने के लिए एमवीए के पास 13 विधायक बचेंगे। आखिरी सीट के लिए बीजेपी और एमवीए में तगड़ी फाइट होना तय है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी 1 सीट के लिए फाइट तगड़ी है। कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होना है। एक सांसद बनाने के लिए 45 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी आसानी से 2 सीटें जीत लेगी। कांग्रेस 1 सीट जीत लेगी, लेकिन चौथे सीट के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में टक्कर है, क्योंकि बीजेपी की चौथी सीट के लिए 13 और वोटों की दरकार होगी, जबकि कांग्रेस को चौथी सीट के लिए 20 और वोटों की जरूरत रहेगी। यानी एक सीट जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, उसे कांग्रेस सकते में है, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में। मुझे लगता है राजस्थान में सुभाष चंद्रा जी के जाने से और हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कार्तिकेय जी के जाने से निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस भितरवाद से प्रभावित हो रही है। वहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी जग जाहिर है। हरियाणा में भी जब से भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश की कमान दी गई है और तब से कुमारी शैलजा नाराज चल रही है और विष्णुई भी नाराज चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस के विधायक अपने अपने पार्टी के नेताओं से नाराज है। और कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है, मुझे लग रहा है उस हिसाब से दोनों राज्यों में बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को जिताना। और इस बात की संभावना मुझे लग रही है कि आने वाले समय में सुभाष चंद्रा जी राजस्थान से और कार्तिकेय जी हरियाणा से सीट निकाल सकते हैं, बहुत कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस की सांस अटका दी है। कांग्रेस अपने शासित राज्यों में निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से बैकफुट पर फिलहाल दिख रही है। खैर 10 जून तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 10 जून को ही पता चल जाएगा कि उच्च सदन में कौन प्रवेश करेगा और कौन बाहर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आम चुनाव तो 2024 में होने हैं। आम चुनाव तो 2024 में होने हैं, मगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिस तरीके से जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है, वो काफी कुछ बयां कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। 8 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। इन 8 सीटों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जातीय समीकरण साधने का पूरा प्रयास और कोशिश कर रही है। दस जून को 15 राज्यों के 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पार्टियां शतरंज पर एक एक चाल सोच समझकर चल रही हैं। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ओबीसी और दलित प्रत्याशियों पर खास ध्यान रखा गया है। आधे से ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी और कमजोर समुदाय के हैं।
उम्मीदवारों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। जिन 15 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर चुनावी चौसर बीत चुकी है। सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर लिया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवारों का चयन किया वो 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सांसद इसी राज्य से चुनकर आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में जातीय समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, मिथिलेश कुमार, डॉक्टर के लक्ष्मण, सुरेंद्र सिंह नागर को मौका दिया गया है। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को नामित किया है उसमें ओबीसी और दलित पर खास ख्याल रखा गया है। संगीता यादव ओबीसी चेहरा है। डॉक्टर के लक्ष्मण भी ओबीसी समाज से आते हैं। बाबूराम निषाद भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। मिथिलेश कुमार दलित वर्ग से हैं। गुर्जर समाज से सुरेंद्र गुर्जर चुनावी मैदान में हैं। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश में निकाय और ग्राम पंचायत के चुनावों से पहले बीजेपी ने ओबीसी, एससी और महिला वोटरों को एक साथ साधने की कोशिश की है। वहीं पार्टी ने बिहार से ओबीसी नेता शंभू शरण पटेल को मौका दिया है। झारखंड में ओबीसी समुदाय से आदित्य साहू को पार्टी ने नामित किया है। उधर उत्तराखंड से कल्पना सैनी को पार्टी ने टिकट दिया है, वो भी पिछड़े वर्ग से। हरियाणा से कृष्णलाल पंवार को राज्यसभा में भेजने के लिए चुना गया है। कृष्णलाल पंवार दलित नेता हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी ने दलित और ओबीसी उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए टिकट देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। साथ ही बीजेपी ने इसके जरिए बताने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी का मोटो सबका साथ सबका विकास है और इसी मोटो के जरिए पार्टी ने हर वर्ग के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया को परेशानी बढ़ा रहा है, दुनिया को सावधान कर रहा है। इसी के साथ ये महायुद्ध एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। देश के पास इस ऐसे ताकतवर सेना का होना बेहद जरूरी है। सेना का अत्यधिक सेना क्षमता में लैस होना बेहद जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे देश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश के रक्षा मंत्रालय ने वायु सेना और नौसेना के लिए करीब 3000 करोड़ का अस्त्र मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इस सौदे की खास बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने यह सौदा किसी विदेशी कंपनी के साथ नहीं किया, बल्कि देश की ही कंपनी पीडीएल के साथ इसका समझौता किया है, करार किया है। सेना को मिलेगी अस्त्र की शक्ति। मेड इन इंडिया एयर टू एयर अटैक मिसाइल। दुनिया देखेगी देश में निर्मित अस्त्र का पराक्रम। आत्मनिर्भर भारत के तहत हुआ करार। एयरफोर्स और नेवी को मिलेगी अस्त्र मिसाइल। दुनिया के एक हिस्से में महायुद्ध जारी है। लड़ाई बेशक रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है। युद्ध के मैदान में बेशक आमने सामने रूस और यूक्रेन की सेना खड़ी है, लेकिन परोक्ष रूप में ही सही दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। रूस अपनी सैन्य ताकत के दम पर यूक्रेन को तबाह कर रहा है। एक से एक मिसाइलों की मार से यूक्रेन के शहरों को खंडर में तब्दील कर रहा है।
तो वहीं अमेरिका यूक्रेन को हर तरह के सैन्य संसाधनों को मुहैया करा रहा है। यही वजह है यह महायुद्ध खत्म होने के बजाय खिंचता चला जा रहा है। कभी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला देश यूक्रेन नष्ट होता जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के देशों का कुछ ज्यादा मारक हथियार यूक्रेन को देने से मना करना भी यूक्रेन को परेशान कर रहा है। यूक्रेन को मजबूती से फाइट बैक करने से रोक रहा है। यूक्रेन को युद्ध के मैदान में कमजोर कर रहा है। इस महायुद्ध से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इस महायुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण मैसेज तो दे ही दिया है। जैसे राष्ट्र की अपनी ताकत होनी चाहिए, राष्ट्र के सैन्य समर्थन से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, सैन्य संसाधनों के मामलों में किसी और देश पर निर्भरता अच्छी नहीं, भारतीय सेना का सामर्थ्य कई गुना बढ़ाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश के रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ अस्त्र MK1 मिसाइल के लिए करार किया है। एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जिसे पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी एक ऐसा मिसाइल जो इंसानी नजर की दायरे से बाहर तक अटैक कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए अस्त्र MK1 मिसाइल की आपूर्ति के लिए 2,971 करोड़ रुपए का सौदा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ किया है। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को दी है। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल और इससे जुड़ी प्रणालियों को एयरफोर्स और नेवी को सप्लाई करने के लिए 2,971 करोड़ रुपए का खरीद समझौता किया है। ये करार देश में ही विकसित और डिजाइन श्रेणी के तहत किया गया है। अब तक इस श्रेणी की मिसाइल देश में ही बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये समझौता काफी महत्वपूर्ण है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना का बड़ा आगाज है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है। अब यह प्रौद्योगिकी BDL को मिसाइल बनाने और उससे जुड़ी प्रणालियों के लिए हस्तांतरित कर दी गई है। इन मिसाइलों को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। अब BDL इन मिसाइलों को तैयार कर देश की वायुसेना और नौसेना को सौंपेगा। देश की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने BDL को 248 अस्त्र MK1 मिसाइल का ऑर्डर दिया है, जिसमें 200 मिसाइल वायुसेना के लिए है और 48 मिसाइल नौसेना के लिए बताया जा रहा है। अस्त्र MK1 मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई S-130 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब इसे नौसेना के इस्तेमाल के लिए MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ लगाने की तैयारी है। भारत में निर्मित अस्त्र मिसाइल अब वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे। जाहिर है, जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने देश की कंपनी को मिसाइल की आपूर्ति का जिम्मा सौंपा है, ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत की भावना को विस्तार देने वाली है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने की देश की विकास यात्रा में बड़ा कदम है। गेम चेंजर साबित होगी अस्त्र MK1 मिसाइल।
100 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले इस मिसाइल को बिना किसी बाहरी मदद से डीआरडीओ ने तैयार किया है। किसी भी तरह के मौसम के प्रभाव से अछूता है यह मिसाइल सिस्टम। तेजी के साथ बिना किसी चूक के लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर विशेषता के साथ 160 किलोग्राम वजन दुश्मन के एयरक्राफ्ट को पर्याप्त दूरी से मार गिराने में सक्षम है, वो भी दुश्मन के एयर डिफेंस दायरे से बाहर रहते हुए। तकनीकी रूप से विदेशी मिसाइल सिस्टम से बहुत सस्ता और बेहतर है। इसे और अधिक विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। डीआरडीओ अस्त्र MK2 वेरिएंट भी तैयार कर रहा है। इसका रेंज 160 किलोमीटर है। इसका और भी अधिक सक्षम वेरिएंट अस्त्र MK3 पर भी काम शुरू हो गया है। इसमें रूस की मदद ली जा रही है। इंडिया मेड एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल सिस्टम का सेना में शामिल किया जाना भारत की सैन्य ताकत को तो कई गुना बढ़ाने का काम करेगा ही, साथ ही इसकी आपूर्ति का जिम्मा एक भारतीय कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को देना भी सराहनीय कदम है। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, रक्षा सौदा के बहाने देश से बाहर जाने से रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक तनाव तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष मोदी सरकार को बार बार घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देश का वास्तविक मूड क्या है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सर्वे कंपनी लोकल सर्विस के नए सर्वे में देश ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार का काम देश को पसंद है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश के 60% से ज्यादा लोगों ने तमाम दिक्कतों के बावजूद मोदी सरकार को पसंद किया है। देश के ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोदी सरकार की नीयत साफ है, देश हित में काम कर रही है, दुश्मनों को माकूल जवाब दे रही है, इसीलिए मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं। बीजेपी की चुनावी रैली में सुनाई देने वाला ये मोदी मोदी का शोर दरअसल पूरे देश का मूड है। विपक्ष भले ही कुछ भी कहे, लेकिन बार बार होने वाले सर्वे यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। जन जन में विश्वास है, मोदी पर विश्वास है, सबका साथ सबका विकास है, यही आम आदमी की आवाज है। दो 2014 से मोदी सरकार देश की सत्ता पर काबिज है। में मोदी सरकार के 8 साल भी पूरे हुए हैं, जिसका बीजेपी पूरे देश में गुणगान भी कर रही है। 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास का जो एक मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया, उस मंत्र के अनुरूप केंद्र की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किया, आज वह
देश की 135 करोड़ जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भी मोदी सरकार ने जनता को राहत दी है। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी कम करके मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई से थोड़ी निजात दिलाई है। बीजेपी जानती है कि तेल की कीमतें कम करके उसने जनता को सौगात दी है और इसी वजह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा दावा किया है। सियासत में मुद्दों के अभाव से जूझ रहा विपक्ष बार बार नए मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ये बात अलग है कि जनता को विपक्ष के दावों पर भरोसा नहीं। कम से कम लोकल सर्किल का सर्वे तो यही बात साबित करता है, क्योंकि 67% लोगों ने मोदी सरकार के काम पर भरोसा जताया है, जो इस बात का प्रतीक है कि मोदी सरकार का काम लोगों को कितना पसंद है। फिर बात चाहे महिला सुरक्षा की हो या कोरोना काल में गरीब आदमी के परिवार को पालने के लिए राशन का इंतजाम करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।